शहर की चकाचौंध से दूर एक शांत से गांव के छोर पर खड़ी एक पुरानी हवेली थी, जिसकी खिड़कियों पर जालियां थी और दीवारों पर वक्त की दरारें। यही हवेली अब बेवान और डिम्पल खन्ना की नई दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो न समझौते की थी न प्रेम की, या शायद दोनों की ही थी। विवान मात्र 25 वर्ष का नौजवान जब अपने पिता रमेश मेहता को खोता है, तब उसकी जिंदगी पलट जाती है। मां कैंसर से जूझ रही थी और 2 छोटी बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसी पर थी। कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा था और काम की तलाश में उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर डिम्पल खन्ना एक ठहरी हुई, सौम्य लेकिन भीतर से ज्वालामुखी जैसी औरत। 50 वर्ष की उम्र में उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया था, बदला। रमेश मेहता से उसका पुराना हिसाब था। वर्षों पहले रमेश ने उसके पति को व्यापारिक झगड़े में बर्बाद कर दिया था। पति की आत्महत्या, डिम्पल की अकेली जिंदगी और तिल तिल कर जली उसकी आत्मा। जब रमेश की मृत्यु हुई, डिम्पल को लगा कि उसका बदला अधूरा रह गया, लेकिन तभी उसे विवान के संघर्ष की खबर मिली। उसके अंदर की नफरत ने एक योजना बनाई। वह विवान से शादी करेगी। समाज क्या कहेगा, उम्र का फासला क्या बोलेगा, ये सब बातें उसके बदले की आग के आगे पौनी थी। शादी एक सौदा बनी। डिम्पल ने विवान से सीधा प्रस्ताव रखा, तुम मुझसे शादी करो, बदले में मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। तुम्हारी माँ का इलाज और बहनों की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी होगी। विवान के पास कोई विकल्प नहीं था। आत्मसम्मान टकराया, मगर मजबूरी जीत गई। शादी हो गई। अखबारों में खबरें चली, 50 साल की महिला और 25 साल का युवक की अजीब शादी। लोग हंसे, फुसफुसाए, मगर विवान खामोश रहा। डिम्पल ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। शादी के बाद हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। दोनों एक ही छत के नीचे रहते, पर जिंदगानियां अलग थी। विवान डिम्पल को सम्मान देता, मगर दिल से कभी पति पत्नी का रिश्ता स्वीकार नहीं कर पाया। डिम्पल अपने ही मकसद में उलझी अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। पर वक्त के साथ कुछ बदला। विवान की ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसकी मां के प्रति समर्पण और बहनों के प्रति जिम्मेदारी ने डिम्पल के दिल की परतें खोलनी शुरू की। जो स्त्री सिर्फ नफरत से भरी थी, उसमें करुणा ने दस्तक दी। एक रात जब डिम्पल को दिल का दौरा पड़ा, विवान ने पूरी रात उसकी सेवा की। अस्पताल के बेड पर पड़ी डिम्पल की आंखों में पहली बार विवान के लिए वह देखभाल झलक रही थी, जिसे वह कभी पहचान नहीं पाई थी। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर नहीं लाते तो जान जा सकती थी। विवान ने सिर्फ इतना कहा, आप मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने मेरी मदद की थी, बल्कि क्योंकि अब मैं आपको समझने लगा हूं। उस रात डिम्पल की आंखों में आंसू थे। वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, वो पछतावे, प्रेम और अपने ही अंदर की सच्चाई से सामना करने के थे। एक दिन डिम्पल ने विवान को अपने अतीत के बारे में सब बता दिया। कैसे उसके पिता ने उसके पति को बर्बाद किया था, कैसे बदले की आग में उसने विवान की जिंदगी को मोहरा बनाया। विवान स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों के लिए उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो कमरे से निकल गया। 3 दिन तक डिम्पल ने विवान को नहीं देखा। चौथे दिन हवेली में दस्तक हुई। विवान अंदर आया।
उसके हाथ में कुछ कागज थे, डिंपल के पति के पुराने केस के दस्तावेज। मैंने सच्चाई जाननी चाहिए, उसने कहा। उसने जो बताया उससे डिंपल की आत्मा हिल गई। हवेली की दीवारें बोलती नहीं थी, पर उसमें जज्बात कैद थे। वे जज्बात जो विवान और डिंपल के बीच पनपते एक अजीब से रिश्ते को बयां करते थे। न पूरी तरह पति पत्नी, न पूरी तरह अजनबी। सुबह की चाय की टेबल पर केवल कप रखे जाते थे, बातें नहीं। विवान अपनी माँ और बहनों को शहर के एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर चुका था। डिंपल ने खुद ऐसा करने को कहा था। माँ को सुकून की जरूरत है, न कि हवेली की दीवारों का बोझ। शायद उसके अंदर पहली बार एक कोमल लहर उठी थी जब उसने उसे छिपा लिया था, पर उसने उसे छिपा लिया था। डिंपल की रातें जाग कर कटती थी। पुराने एल्बम खोलकर वो अपने पति की तस्वीरें देखती और गलतियों को याद करती जो उसने नहीं की थी, पर उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान बैठी थी। बदले की आग अब राख हो रही थी, मगर राख भी कभी कभी आंधी बन जाती है। विवान हर शाम लाइब्रेरी में देर तक बैठता, किताबों से ज्यादा वह खुद से बातें करता। मैंने समझौता किया था, पर अब इस रिश्ते से भाग नहीं सकता। क्या मैं डिंपल जी को बस सम्मान देता हूँ, या अब कोई और भावना भी है जो मुझे खुद समझ नहीं आती? डिंपल कभी कभी उसे देखती बिना कुछ कहे। विवान की आंखों में अब मासूमियत नहीं, अनुभव झलकता था। जिस युवक से उसने शादी की थी वह अब एक परिपक्व पुरुष बन रहा था, और शायद इसी बदलाव ने डिंपल के दिल में हलचल पैदा कर दी थी। एक दिन डिंपल की पुरानी दोस्त शीला, जो लंदन में रहती थी, हवेली आई। उसने डिंपल को अलग से ले जाकर पूछा, ये रिश्ता निभा रही हो या जी रही हो? डिंपल कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, पहले निभाया, अब शायद जीने की कोशिश कर रही हूं। शीला मुस्कुरा दी। अगर दिल में कुछ है तो कह दो। उम्र ने अगर रिश्ता नहीं रोका तो अब अहंकार क्यों? उसी रात डिंपल को एक सपना आया। सपना नहीं, दुखद स्वप्न था। उसमें उसका पति था जो कह रहा था, तू नफरत के नाम पर जी रही है डिंपल, अब खुद को माफ कर दे, वरना सजा दोनों भुगतेंगे, तू भी और वो भी। वह हड़बड़ाकर उठी, पसीने से तरबतर थी। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, लाइब्रेरी की बत्ती अभी भी जल रही थी। विवान वही पुरानी डायरी पढ़ रहा था जो उसके पिता की थी। डिंपल धीमे से बोली, क्या ढूंढ रहे हो? विवान चौंका नहीं, बोला, सच। मेरा भी। विवान ने डायरी बंद की। सच सबका होता है डिंपल जी, छुपे तो और तकलीफ देता है। डिंपल वहीं खड़ी रही और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिना कहे बहुत कुछ कह दिया था उस दिन। सुबह हवेली में पहली बार संगीत बजा। पुराने ग्रामोफोन पर लता मंगेशकर की आवाज आई, रिश्ता वही, सोच नहीं। डिंपल ने पहली बार विवान के लिए चाय बनाई। विवान ने पहली बार डिंपल के लिए गुलाब लाया, बिना वजह। शायद अब भी कम थे, पर सन्नाटा अब बोझ नहीं, एक समझदारी की चुप्पी बन गया था। डिंपल और विवान का रिश्ता अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला था, मगर जिस डायरी को विवान पढ़ रहा था उसमें एक ऐसा नाम लिखा था, विनोद खन्ना, जिससे ये कहानी सिर्फ प्रेम नहीं, एक और रहस्य की ओर बढ़ने वाली थी, जिसमें विवान को अपने पिता और डिंपल के पति के बीच के असली संबंधों का पता चलता है। रात का सन्नाटा जब हवेली के आंगन में उतरा, तब हर कोना एक अधूरी कहानी सा लगता, पर उस रात कुछ अलग था। विवान को अपनी माँ के भेजे पुराने बक्से में एक डायरी मिली थी।
उसके पिता रमेश मेहता की डायरी। डायरी पुरानी थी, पन्ने मटमैले, किनारे मुड़े हुए थे, पर शब्दों में अब भी आग थी। वह डायरी उस शख्स की थी जिसने कभी अपने बेटे को सिखाया था कि हर जिम्मेदारी से पहले सच का सामना करना जरूरी होता है। पहले 2 पन्नों में व्यापार के संघर्ष, समाज के ताने और पारिवारिक बातें थी, लेकिन तीसरा पन्ना वहां लिखा था 17 अगस्त 2003। आज विनोद खन्ना आखिरी बार मेरे ऑफिस आया। उसने कहा, रमेश, मैं बर्बाद हो चुका हूं। डिंपल को मत बताना, वो टूट जाएगी। मगर मैंने सच को छिपा दिया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं उसकी मदद करता तो खुद डूब जाता। डिंपल मुझसे नफरत करेगी और शायद एक दिन सच समझेगी। विवान की उंगलियां कांप उठी। विनोद खन्ना यानी डिंपल खन्ना के पति। उसने बाकी पन्ने उल्टे पलटे। कई जगह विनोद और रमेश के साथ साथ नाम साथ साथ थे। बचपन के दोस्त, फिर साझेदार और अंत में अलग अलग रास्तों पर चलने वाले 2 लोग बन गए थे। सुबह विमान डायरी लेकर डिंपल के पास पहुंचा। उसने डायरी की ओर इशारा किया। इसमें विनोद जी और पापा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ ले इसे। डिंपल के हाथ कांप उठे। वह चुपचाप कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और डायरी पढ़ने लगी। हर शब्द उसके बीते वर्षों की नफरत, अकेलेपन और पछतावे को तोड़ता जा रहा था। 2 घंटे बाद जब वह बाहर आई, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक अजीब सा हल्कापन भी था, जैसे किसी ने उसके कंधे से पत्थर हटा लिया। मैंने सालों इस रिश्ते को बोझ समझा, डिंपल बोली। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हारे पिता की याद आती थी और अब उस याद में मैं सच की तस्वीर देख रही हूं। शायद मैं अब खुद को माफ नहीं कर सकती हूं। विवान ने कहा, आपको खुद को माफ नहीं करना, बस दोबारा जीना है। हमारे रिश्ते को एक बार बिना किसी गिरह के देखिए। जैसे ये है वैसे ही रहने दीजिए। नकली कोशिश मत कीजिए। मैं भी नहीं करूंगा, बस धीरे धीरे इसे महसूस करते रहे। उसी शाम विमान के अंतिम पन्ने देखे। विमान ने डायरी के अंतिम पन्ने देख रहा था। वहां एक और नाम दर्ज था, प्रशांत खन्ना, और एक लाइन, विनोद का भाई, उसने ही सब बर्बाद किया था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे, ऐसा लिखा था। विवान की आंखें फैल गई उसे पढ़कर। प्रशांत खन्ना यानी डिंपल का देवर, क्या उसके पति की बर्बादी में उसका हाथ था? अब कहानी एक और परत खोल रही थी, जिसमें नफरत और प्रेम के बाद अब साजिश शामिल हो चुकी थी। डिंपल और विमान का रिश्ता अब सच्चाई की नींव पर खड़ा हो रहा था, लेकिन अतीत की परछाइयां अब भी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। प्रशांत खन्ना की परछाई अब हवेली की दीवारों तक आ पहुंची थी। शाम की उदासी जब हवेली पर उतरती तो हवेली और भी अकेली लगती थी, मगर उस शाम विवान के मन में कुछ और ही हलचल थी। डायरी में मिले प्रशांत खन्ना नाम ने पूरे अतीत को नए सिरे से उलझा दिया था। विवान अब सिर्फ डिंपल का पति नहीं था, वो एक बेटा था जो अपने पिता के लिए न्याय चाहता था और शायद डिंपल के टूटे हुए अतीत को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। डिंपल की आंखें भले अब सच्चाई देख चुकी थी, लेकिन जब हवेली के बाहर काले रंग की ऑडी रुकी और गेट से लंबा सलीके से सजा सजा आदमी उतरा तो उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। प्रशांत उसके होठों से निकला। प्रशांत खन्ना विनोद खन्ना का छोटा भाई, सालों से विदेश में था, अब अचानक लौट आया था। भाभी जी, उसने चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, आप अब भी उतनी ही रॉयल लगती हैं। और ये विवान है ना?
काफी नाम सुना है अब तक। डिम्पल ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ एक निगाह डाली जिसमें प्यार नहीं पर डर भी था। एक सवाल था, क्यों आया है? दीना टेबल पर प्रशांत आराम से बैठा था, मानो कभी गया ही नहीं था। फिर बोला, विनोद भैया की मौत के बाद बहुत कुछ बिखर गया। आपसे दूरी का अफसोस है, लेकिन अब मैं चीजें सुधारने आया, उसने कहा। डिम्पल ने सिर झुकाया। कुछ चीजें समय से पहले सुधर जाए तो बर्बादी नहीं होती। प्रशांत ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल भाभी, और कई बार सच्चाई से भी पहले लोग फैसला कर लेते हैं, जो और बड़ी भूल होती है। विवान ने बीच में ही पूछा, आप उस वक्त कहाँ थे जब आपके भाई बर्बाद हो रहे थे, या जब उन्होंने आत्महत्या की थी? प्रशांत के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। बाहर था, व्यापार संभालने गया था। डिम्पल की आंखें बोल रही थी, झूठ बोल रहा है। अगले दिन विवान पुराने वकील रघुवीर तिवारी से मिला, जो कभी विनोद और रमेश दोनों के कानूनी मामले देखा करते थे। रघुवीर ने कागजों का पुलिंदा दिखाया, जिस विनोद के हस्ताक्षर थे और कुछ बिजनेस ट्रांसफर पेपर पर प्रशांत का नाम था। विनोद की कंपनी का मालिकाना हक उसकी मौत के 2 दिन पहले प्रशांत के नाम ट्रांसफर हुआ था, और वो ट्रांसफर दबाव में हुआ था। मैं पक्का कह सकता हूँ, रघुवीर बोला। विवान का खून खौल गया। यानी ये आत्महत्या नहीं थी, एक मजबूर कर दिया गया अंत था। शाम को हवेली में तूफान खड़ा हो गया। विवान ने सब कुछ डिम्पल के सामने रख दिया, कागज, हस्ताक्षर, दस्तावेज, तारीखें। डिम्पल ने एक एक दस्तावेज देखा और आखिरकार उसके होंठ कांपते हुए बोले, वो मेरे पति का हत्यारा है, और मैं सालों से उस इंसान से नफरत करती रही जो निर्दोष था। उसका शरीर कांपने लगा। उसने दीवार का सहारा लिया। विवान ने दौड़कर उसे थाम लिया। अब आप अकेले नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। डिनर टेबल अब युद्ध का मैदान बन चुका था। डिम्पल ने सामने बैठकर कहा, प्रशांत, आज मैंने वो सब पढ़ा है जो तुमने छिपाया था। तुमने मेरे पति को धोखा दिया, उसे कर्जों में डुबाया और फिर पीछे हट गए। प्रशांत की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब तक सबूत है तुम्हारे पास? विवान ने कागज उसके सामने फेंके। ये काफी है तुम्हारे खिलाफ केस करने के लिए, प्रशांत? प्रशांत ने खड़ा होकर बोला, मैं खामोश इसलिए था क्योंकि तुम मेरी भाभी थी। अब नहीं हूं, मैं लौट आया हूं, और ये हवेली, ये सब मेरा हिस्सा है। डिम्पल ने खड़े होकर उत्तर दिया, यह हवेली अब मेरे पति की विरासत नहीं, मेरी आत्मा है, और मैं अब खुद को और अपने पति की यादों को तुम्हारी साजिश से बचाऊंगी। अब लड़ाई भावनाओं से ज्यादा न्याय की हो गई थी। विवान और डिम्पल अब केवल 2 सहारे नहीं थे, वे अब एक साझा मकसद के सैनिक बन चुके थे। प्रशांत का खेल शुरू हो चुका था, पर डिम्पल अब वो डरी सहमी औरत नहीं थी। अब उसके पास था विवान और आत्मविश्वास। प्रशांत के जाने के बाद हवेली की हवा फिर भारी हो गई थी। हर कमरा जैसे कान लगाए बैठा था। अब क्या होगा? डिम्पल खामोश थी, पर विवान देख रहा था कि उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। शायद वर्षों बाद उसने खुद को सचमुच जिंदा महसूस किया था। 3 दिन बाद डाक से एक नोटिस आया। प्रशांत ने हवेली और विनोद खन्ना की संपत्ति पर कानूनी दावा ठोक दिया था। विवान ने उसे पढ़कर डिम्पल को थमाया। तो अब अदालत में फैसला होगा, डिम्पल ने ठंडी आवाज में कहा। न्याय वहीं मिलेगा जहां आपकी सच्चाई सुनी जाएगी, विवान बोला। डिम्पल ने सिर हिलाया।
फिर सुनेंगे वो भी और देखेंगे भी। हवेली के स्टोर रूम में वर्षों पुराना संदूक पड़ा था। डिम्पल ने उसे कभी नहीं छुआ था। वह विनोद का था। उस रात जैसे कोई आंतरिक प्रेरणा से खींचकर वो वहां पहुंची और संदूक खोली। संदूक में पुरानी चिट्ठियां, कुछ घड़ियां और एक धूल पड़ा लिफाफा था। लिफाफे पे लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये वसीयत सिर्फ डिम्पल पढ़े, विनोद। डिम्पल की उंगलियां कांप रही थी। उसने लिफाफा खोला। वसीयत साफ थी। विनोद ने अपनी संपत्ति का संपूर्ण उत्तराधिकारी अपनी पत्नी डिम्पल खन्ना को सौंपा था। हवेली, बैंक बैलेंस, व्यापार से मिलने वाली रॉयल्टी, सब। और अंतिम पंक्ति में लिखा था, अगर किसी ने मेरे बाद इस पर दावा किया तो वो या तो मेरा दुश्मन है या मेरी मृत्यु का कारण। डिम्पल ने वसीयत को सीने से लगा लिया। यह अब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि उसका हथियार था, उसकी आत्मा की रक्षा के लिए। कोर्ट में मामला शुरू हुआ। प्रशांत के वकील ने दावा किया, प्रशांत जी को विनोद खन्ना का करीबी उत्तराधिकारी माना गया। वो भाई है और दस्तावेजों में बिजनेस ट्रांसफर उनके नाम हुआ था। बेवान ने वसीयत पेश की। न्यायाधीश ने उसे देखा, फिर पूछा, क्या इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है? डिम्पल ने धीमे पर ठोस स्वर में कहा, हवेली के लॉयर श्री तिवारी ने इसे तैयार किया था, वो साक्षी हैं। तिवारी जी कोर्ट में खड़े हुए। जी, ये दस्तावेज मैंने ही तैयार किया था और विनोद खन्ना ने अपने होशो हवास में हस्ताक्षर किए थे। यह वसीयत पूरी तरह से वैध है। प्रशांत का चेहरा उतर गया, मगर मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन मीडिया में खबर छपती है, डिम्पल खन्ना ने अपने से 25 साल छोटे लड़के से शादी कर हवेली पर अधिकार जताया। डिम्पल के खिलाफ सोशल मीडिया पर चरित्र हनन शुरू हो गया। हवेली के बाहर कैमरे, रिपोर्टर और सवालों की बौछार आ गई। बेवान बौखलाया, ये उसकी गिरी हुई हरकत है, मैं चुप नहीं बैठूंगा डिम्पल जी। डिम्पल ने बेवान का हाथ थामा और कहा, अब बोलने की बारी मेरी है। अगले दिन अखबारों और टीवी चैनलों पर डिम्पल खन्ना की लिखी चिट्ठी प्रकाशित हुई। मैंने बेवान से बदले की नीयत से शादी की थी। हाँ, बिल्कुल की थी, पर अब मैं उस बेवान के साथ खड़ी हूं जिसने मेरे अंधकार में रोशनी की लौ जलाई है। हवेली मेरी है, पर उसकी आत्मा अब उसके साथ सांस लेती है। अगर मेरी उम्र मेरी सच्चाई पर सवाल खड़े करती है तो फिर इस समाज को आईना देखना चाहिए। डिम्पल अब केवल एक विरासती औरत नहीं थी, वह न्याय की एक आवाज बन चुकी थी। प्रशांत की आखिरी चालें चलनी बाकी थी, मगर डिम्पल अब की राहें नहीं खोल रही थी बल्कि उसे तोड़ रही थी। प्रशांत खन्ना अब कोने में धकेला हुआ शेर था, खरगोश पर खतरनाक। डिम्पल की सार्वजनिक चिट्ठी और वसीयत की कानूनी मान्यता ने उसे हिला दिया था, लेकिन अभी भी उसके पास एक आखिरी दाव बचा था। बेवान को एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम्हें सच जानना है तो पुराने राजबाग बंगले में कल शाम 6 बजे आ जाना। अकेले आना, वरना सच हमेशा के लिए दब जाएगा। बेवान उलझ गया था। वह यह नहीं जानता था कि वह कॉल किसी खतरे की घंटी भी हो सकती है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में नहीं था। शाम को जब बेवान वहां पहुंचा तो उसे एक बुजुर्ग आदमी ने रोका। उसका नाम था शिव नारायण, जो कभी विनोद खन्ना का मुंशी था। मुझे वर्षों से चुप रहना पड़ा बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि प्रशांत ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी, लेकिन अब बहुत हो गया। शिव नारायण ने एक पेन ड्राइव दी।
जिसमें प्रशांत और एक विदेशी व्यापारी की रिकॉर्डिंग थी। उसमें प्रशांत कबूल कर रहा था कि विनोद को कर्ज में डुबोकर मैंने उसकी हिस्सेदारी हथिया ली, उसे इतना मानसिक दबाव दिया कि वो खुद ही खत्म हो गया। और रमेश, वो ज्यादा सवाल पूछने लगा था, इसलिए उससे भी रिश्ता खत्म करवा दिया। विवान का शरीर सुन्न हो चुका था। उसका गुस्सा फूट पड़ने को था, लेकिन यह गुस्सा अब सबूतों के साथ था। अदालत का कमरा खचाखच भरा था। मीडिया, समाज और परछाइयों में छुपे रिश्तेदार सब आए थे आज डिम्पल को गिरते देखने के लिए। पर डिम्पल गिरी नहीं, वो और चमकी। विवान ने वीडियो क्लिप अदालत में पेश की। जज ने वीडियो सुना, देखा, फिर सिर्फ एक पंक्ति बोली, यह अदालत प्रशांत खन्ना को षड्यंत्र, जालसाजी और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में दोषी ठहराती है। जब पुलिस प्रशांत को कोर्ट से ले जा रही थी तो वह एक बार पलटा और डिम्पल की ओर देखा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया डिम्पल। डिम्पल ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे अंदर जो इंसान था वो तुमने खुद छीन लिया है। प्रशांत, हवेली अब बदल चुकी थी। वो खामोश गलियारे अब रोशनी में नहाए थे। डिम्पल ने विवान के साथ बरामदे में बैठकर कहा, तुमने मुझे सिर्फ इंसाफ नहीं दिलाया, जीने का मतलब ही लौटाया। अब मैं सिर्फ हवेली की मालकिन नहीं, खुद की भी हूं। विवान मुस्कुराया, अब हम दोनों सिर्फ समझौते में नहीं, साझेदारी में। और जो वक्त की गिरह थी अब वो धागे बन गई, जो जोड़ते जोड़ते हैं, जो जोड़ते हैं तोड़ते नहीं हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।